गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस विज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपनी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लासेस की श्रृंखला जो चल रही है आज लगभग समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद आप सबको इस टेलीग्राम लिंक पर क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे तो हैंड रिटन क्लास नोट्स क्लास 6 की प्रोवाइड करा दी जाएगी। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये अंतिम क्वेश्चन जो था, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये अफ्रीका पर निशान लग गया था, लेकिन ये एशिया सही होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो आज हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 देखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आइए शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये चित्र दिखाया गया है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं झील है, नदियां हैं, डेल्टा है, प्रायद्वीप है, स्थल संधि है, तट है, मैदान है, पहाड़ी है। तो यहाँ हमने देखा प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण, मतलब पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। इसके बाद दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, मतलब जो पृथ्वी के ऊपर प्रक्रियाएं चल रही हैं, हवा, नदी, इन सब जो चल रहे हैं। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है। पर्वत की बड़ी अच्छी परिभाषा एनसीईआरटी ने दी है कि पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है, कल हमने पढ़ा था। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। समुद्र के भीतर भी अपने पर्वत हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे दिया हिमालय एशिया की, आल्प्स यूरोप की तथा एंडीज दक्षिण अमेरिका की। ये एज इट इज सवाल बन सकता है कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में है। तो हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। आपको पर्वत के प्रकार का भी यहाँ पता चल गया कि पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। पूछ सकता है हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं, तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है।
इसको आप लोग नोट करेंगे। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं ये भी वलित पर्वत, लेकिन इनकी ऊंचाई घिस गई है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका कहा जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये अपनी भूमि थी, ये दो तो ऊपर रह गया, लेकिन नीचे अंतर्जात प्रक्रिया के कारण ये हिस्सा नीचे आ गया, तो इसको जो कहा जाता है इसको द्रोणिक कहा जाता है और ये उत्खंड हो गया, उत्खंड भ्रंश हो गया। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेजस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। पूछ सकता है भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण क्या हैं, तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासेजस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन दे देगा वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक भी होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। पठार पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ भी आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से क्यों नापी जाती है, कल हमने पढ़ा था, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। यहाँ आपको हम बता दें क्यों पठारों, चूँकि पठार के अंदर जब पठार का निर्माण हो रहा था तो ज्वालामुखी क्रिया, जो नीचे मैग्मा रहता है ऊपर उसको आता है तो लावा कहते हैं, तो पठार मैग्मा के बाहर निकलने से जो लावा का फैलाव होता है उसके द्वारा बना हुआ है। तो वहाँ पर खनिजों का विशाल निक्षेप पाया जाता है। इसलिए लिखा है पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत भंडार पाए जाते हैं। एजिटिव सवाल बन सकता है कि भारत में छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे अभ्रक दे देगा या कुछ और दे देगा, तो उसके लिए नहीं है। लोहा, कोयला तथा मैग्नीज, इसको आप याद कर लेंगे। लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात भी आप लोगों से पूछ सकता है कि किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, छोटा नागपुर पठार। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान
मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो मैदान की परिभाषा दिया हुआ है, तो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होंगे। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में गंगा का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग मिला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये 6वां चैप्टर खत्म होता है। आइए इसको सवालों को करते हैं। तो पर्वत पठारों से भिन्न होता है, ऊंचाई से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई इसका भी 2 से 4 हज़ार मीटर तक हो जाता है। ढाल भी ठीक है, अभिमुखता इसका उत्तर होगा। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगत्से नदी अभी हम लोगों ने पढ़ा, चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण, ये आल्प्स है। एंडीज दक्षिण अमेरिका, राकीज उत्तरी अमेरिका, आल्प्स यूरोप की है। हम लोग 7वें चैप्टर पर आ गए हैं, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप यहाँ देख लेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। हालांकि 3214 किलोमीटर रहता है, इसमें लमसम दिया हुआ है क्योंकि इसे 6 के बच्चों को के हिसाब से बना है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ये भी 2933 किलोमीटर आपको मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमानी पठार, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इन सबको पढ़ा था। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। यह भी पूछता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है।
तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आप इसको बताएंगे जब भारत को, तो भारत आपका कुछ यहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा इधर पूर्वी, इधर तो भारत यहाँ कहीं पड़ेगा, तो भारत अपना पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब रक्षक का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय, हालांकि उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है लेकिन उसको नहीं बताया गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये भी एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। वहाँ एक सुंदरी नाम के वृक्ष मिलती है जिसके नाम पर यह रखा गया है नाम। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। भारत में ही उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम आप लोग नोट कर लेंगे, पूछ सकता है ये किस दिशा में है प्रायद्वीपीय पठार के। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा एवं तापी विंध्य एवं सतपुड़ा से बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। बाकी सारी नदियां पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में आती हैं, लेकिन नर्मदा एवं तापी अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट एक विस्तार समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। यहाँ ये बता रहे हैं, ये भारत है। पश्चिमी घाट ये सतत है, समान है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है। पूर्वी घाट कटा हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एजिटिव सवाल पूछ सकता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या कुछ और दे देगा। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इसी प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ भी प्रश्न पूछ सकता है लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कुछ और दे देगा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ये भी चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए इसके प्रश्नों को करते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा, शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट हमने बताया था कि पूरा सतत है और पूर्वी घाट कटा है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसका अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा? भी हमने बताया, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। हम लोग कक्षा 6 के अंतिम पाठ पर आ चुके हैं जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों के इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम की सबसे अच्छी परिभाषा दिया है, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, मार्च से मई तक गर्म मौसम, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। पूछता है लौटते हुए मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। 25 या 30 वर्षों में अगर कोई बदलाव होता है तो उसे जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये भी पूछता है कि भारत की जलवायु को क्या कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। आप देखेंगे जब पिछले प्रश्नों को तो उसमें पूछा कि मौसम शब्द किस भाषा से, ग्रीक है, अरबी है, फारसी है, तो ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध हमने बताया था विषुवत रेखा से मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच को उष्णकटिबंध कहा गया है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जलवायु का कारक पूछ सकता है आपसे, जलवायु के कौन कौन से कारक हैं? यहाँ दिया हुआ स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच। इसलिए में भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थल जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। पूछ सकता है कि राजस्थान में या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर तथा बीकानेर। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास, या लद्दाख में हो गया है, जब से लद्दाख बटा है तो द्रास लद्दाख में चला गया है। तो पूछ सकता है कि सबसे शीत स्थान भारत का कौन सा है? तो द्रास है। जम्मू तथा कश्मीर के द्रास, वो लद्दाख के द्रास कहेंगे हम लोग, एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है।
वे न ही अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिन राम में होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, बहुत बार पूछा है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिन राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। एज इट इज सवाल आपको बहुत बार मिलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो मानव की हस्तक्षेप के बिना उग जाएं वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। यहाँ दिया हुआ घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता को उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। जंगल घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये कह रहे हैं कि जब ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पत्तियाँ जो बहुत घने जंगल होते हैं, तो कभी कोई पेड़ का पत्ती गिरेगा, कभी किसी पेड़ का गिरेगा, एक साथ कोई पत्ती नहीं गिरती, इसलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, फलते हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों जैसे मेघालय तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। ये पूछ सकता है महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड किस प्रकार के वन का उदाहरण है? दे देगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन। तो महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड, ये यहीं से एज इट इज क्वेश्चन उठा सकते हैं कि महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड किस वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यही वन हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर पूछे भारत में किस तरह के वनों की अधिकता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को ही मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय, पतझड़ का मौसम हम लोग के यहाँ आता है जब सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। कम घने होते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। यहाँ हम आपको बता दें, जो ये सदाबहार वन की लकड़ियाँ होती हैं जो वृक्षों के, वो आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो ये लकड़ियाँ कठोर हो जाती हैं, तो उनका आर्थिक महत्व नहीं है। हाँ, पारिस्थितिकी महत्व है वहाँ पर, क्योंकि जीव जंतु बहुत सारे, उसको फेफड़ा कहा जाता है। इस नाते से जो ब्राज़ील के अमेज़न जंगल है उसको पृथ्वी का फेफड़ा की संज्ञा दी गई है। पारिस्थितिकी महत्व तो उनका होता है, लेकिन इनका आर्थिक महत्व नहीं होता। जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के जो वृक्ष हैं, इनका आर्थिक महत्व के पेड़ होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों क्यों कह रहा है? यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट हम बता दें आपको, हालांकि यूपीएसआई में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों से इनका तात्पर्य है ये पर्वत है, ये अरब सागर है। यहाँ से जब पवन चलती है तो अरब सागर से आर्द्रता ले लेती है, ऊपर उठती है और यहाँ पर बारिश कर देती है। जब यहाँ पर बारिश करती है फिर इधर जाती है तो पवन शुष्क हो जाती है, तो यहाँ बारिश नहीं करती है इस ढलान पर। इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर तो सदाबहार वन मिलेंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर सदाबहार वन मिलेंगे, वहीं पूर्वी तट पर बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं।
तो इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? चीड़, पाइन, देवदार का चीड़ पाइन देवदार आपसे पूछ ले और पूछे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, कटीली झाड़ियाँ हैं या मैंग्रोव वन है, तो ये वृक्ष चीड़, पाइन और देवदार कटीली झाड़ियों में आते हैं। इसके बाद मैंग्रोव वन है। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पर हमने पीछे भी बताया, सुंदरबन डेल्टा जब बता रहे थे, सुंदरी वहाँ का एक वृक्ष है, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। में वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों मतलब रेंगने वाले, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशिया शेरों का निवास है। ये आप लोग नोट करेंगे, एशियाई शेरों का निवास गुजरात के गिर वन में है। हाथी तथा एक सींग वाले गंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। काजीरंगा में एक सींग वाले गंडे मिलते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू, इनके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीरों के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यहाँ नोट करेंगे, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। एजीटी सवाल पूछ सकता है वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह हम लोग मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल, बत्तख, करलियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। यह भी पाठ हम लोग का आज खत्म होता है। इसके हम लोग प्रश्नों को करेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, हम लोगों ने पढ़ा। महोगनी एवं रोजवुड आ गया, कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो हिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम लोगों को लगता है हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ा है और 4-4, 5-5 क्वेश्चन किए हैं। 40 से 50 प्रश्न हम लोग इसमें कर चुके हैं। और आप देखिएगा जब प्रश्नों को तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एजीटीज एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो आज ही हम लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी को ख़त्म किए हैं। कल से या परसों से, कल हो सकता है हम लोग एमसीक्यू करेंगे, कल से या परसों से फिर कक्षा 7 की एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।